हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुआ जुल्म, तो इधर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर जी बताएंगे बांग्लादेश के हालात पर क्या हुई बातचीत, तो वहीं इस्कॉन की गतिविधियों पर क्या बैन लगेगा या नहीं। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने अहम आदेश दे दिया है दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट निकलकर सामने आ गया है बैन होने को लेकर। बताएंगे क्या फैसला लिया है बांग्लादेशी इस हाई कोर्ट ने, तो वहीं बताएंगे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों पर ममता बनर्जी का आया है रिएक्शन, तो वहीं इन हमलों को लेकर अमेरिकी हिंदूज ने राष्ट्रपति बाइडेन से कर दी बहुत बड़ी मांग दोस्तों। और किसने इतनी बड़ी जुर्रत की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की कर रहा था साजिश, हुआ बड़ा खुलासा, हाई अलर्ट पर पुलिस। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आराम से। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, तो इधर मोदी जी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर जी। बता दें, शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश दोस्त से दुश्मन बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के सरकार में हिंदू टारगेट पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है, तो अब हिंदुओं को हिंसा की आग में झुलसाया जा रहा है। मगर अब भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने अहम बैठक की है। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बातचीत हुई और रणनीति बनी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार दोपहर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर तक इस मसले पर बातचीत होती रही। इस दौरान संसद सत्र को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर के बीच यह वार्ता हुई कि अगर सदन चलता है तो सरकार बांग्लादेश मामले पर सदन में बयान देने को तैयार है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं दोस्तों, उसको हम लगातार कवर कर रहे हैं, लगातार अपने जो ट्रस्टेड ऑडियंस है उनको हम बता रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि अगर संसद के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहा तो जयशंकर जी जल्द ही इस मामले पर बयान देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर जी के बीच में सदन में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के अंदर की, जहां पर अभी तक क्या क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही, तो आपको बता दें बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है इस्कॉन टेम्पल को बैन करने पर। कह दिया है कि इस्कॉन की गतिविधियां हमें किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं लग रही है, इसीलिए इस पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, हर एक हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी भरी खबर है बांग्लादेश से, खास करके बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर, जहां बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुमोटो से आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। ये आदेश तब दिया गया जब कोर्ट को सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं। दरअसल सोमवार को इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। आज की कार्यवाही के दौरान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जस्टिस फराह महबूब और न्यायमूर्ति देवाशीष राय चौधरी की पीठ के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की। पीठ ने उम्मीद जताई है कि सरकार बांग्लादेश के लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सतर्क रहेगी। दोस्तों, ये टिप्पणी अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक और डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असद उद्दीन की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिन्होंने अदालत को सूचित किया कि वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की हत्या और इस्कॉन की गतिविधियों के संबंध में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन मामलों के संबंध में 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों हाईकोर्ट का यह फैसला दर्शाता है कि जितने भी कट्टर विरोधी है बांग्लादेश में, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी मान लिया है कि इस्कॉन हो या फिर हिंदू समुदाय के मंदिर, वो किसी भी तरीके के आतंकी गतिविधियों, किसी भी प्रकार के भ्रामक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ा तमाचा इन कट्टरपंथियों के गालों पर, जो हिंदू समुदाय के इस मंदिर को बंद करने की मांग कर रहे थे और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, खास करके मोहम्मद यूनुस सरकार पर। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं आज सुबह ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस्कॉन के चारू चंद्र दास ने कहा कि चिन्मय कृष्ण दास इस्कॉन बांग्लादेश के प्रवक्ता नहीं है और इसीलिए उनकी टिप्पणी पूरी तरह से उनकी निजी है। रविवार को सनातन संस्था चिन्मया दास की जमानत के लिए प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की थी और अब हाईकोर्ट में दाखिल करने की तैयारी है। गौर करने वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, जो कि मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ
से सारा गेम रचा जा रहा है, सारी उनकी प्लानिंग है। क्योंकि जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, शेख हसीना की सरकार गिराई गई है, तब से जो हमले हिंदुओं पर बढ़े हैं वो लगातार 10 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों ऐसे में अगर आप बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं जो निर्दोष होने के बावजूद भी, इनोसेंट होने के बावजूद भी प्रताड़ना को झेल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज को उठाते रहें। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक करिएगा और अंत में शेयर करना मत भूलेगा। अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों पर ममता बनर्जी का आया रिएक्शन। कहा, मैं मोदी सरकार के साथ खड़ी हूं इस मामले में। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सरकार की पॉलिसी है, नीति है कि जब दूसरे देशों की बात आएगी तो हम केंद्र सरकार के साथ खड़े रहेंगे। चाहे केंद्र सरकार कोई भी फैसला ले, अगर किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर बांग्लादेश में किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो वहीं दोस्तों कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर क्या कहा ममता बनर्जी ने, तो आपको बता दें उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ इस्कॉन के प्रमुख से बात की है, चूंकि यह दूसरे देश का मामला है इसीलिए केंद्र सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। तो उधर अमेरिका में अमेरिकी हिंदू ने राष्ट्रपति बाइडेन से प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा करते हुए कई हिंदू अमेरिकी समूहों ने मांग की है कि दक्षिण एशियाई देश के लिए अमेरिकी सहायता इस शर्त पर निर्भर होनी चाहिए कि वहां की सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करे। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू देश की 17 करोड़ की आबादी का केवल 8% है। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से देश के 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका विहिप के अध्यक्ष अजय शाह ने कहा कि दास की गिरफ्तारी, चटगांव में काली मंदिर में तोड़फोड़ और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले की खबरें परेशान करने वाली है। उन्होंने पूछा कि क्या यही वो मानवाधिकार की विरासत है जिसके लिए जो बाइडेन प्रशासन याद किया जाना चाहता है। यानी कि जो बाइडेन पर भी विश्व हिंदू परिषद बहुत अच्छे तरीके से भड़का है ताकि जो बाइडेन को समझ में आ सके कि हिंदुओं की रक्षा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे वहां के छात्र संघ और चेतावनी देने लगे हैं कि वो इस्कॉन को बांग्लादेश के अंदर भारत के एजेंडे को लागू करने की अनुमति नहीं देंगे। छात्र आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा संगठन भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने ये आज बड़ी चेतावनी दी है। उस छात्र संगठन का नेता हसन अब्दुल्ला ने कहा कि इस्कॉन अवामी लीग के एजेंट की तरह काम कर रहा है और देश को अस्थिर करने की कोशिश में है। बांग्लादेश सबको साथ लेकर चलने वाला देश है और कट्टरपंथियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। हम सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर किसी भी कट्टरपंथी संगठन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी करते नजर आ रहे हैं ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी छात्र संघ यूनुस सरकार, जो कि बहुत बड़ा और सीरियस मुद्दा है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर एनआईए को आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी, लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर को विदेश से लाइव। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर सलमान खान को रवांडा से भारत लाई है। खान पर बेंगलुरु की जेल में देश के खिलाफ साजिश रचने और लोगों को कट्टरपंथी बनाकर आतंक की फौज तैयार करने का आरोप है। एनआईए अधिकारी ने कहा कि सलमान खान को 27 नवंबर को हिरासत में लिया गया और आज सुबह भारत लाया गया। सलमान खान 2020 के बाद से एनआईए के रडार पर था और एजेंसी उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में थी। एनआईए ने इस काम में रवांडा जांच ब्यूरो यानी RIB, इंटरपोल और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी NCB की सहायता ली। जी हाँ, वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया अलर्ट, कह दिया पेशावर का दौरा ना करें अमेरिकी। दोस्तों पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी करके अपने नागरिकों को सुरक्षा चिंताओं के कारण 16 दिसंबर तक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर का दौरा ना करने की अपील की है। उन्होंने बुधवार को पेशावर के सेरेना होटल को खतरा शीर्षक से एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया था, जिसमें अमेरिकी मिशन के कर्मियों को पेशावर के इस होटल में जाने से बचने की सलाह दी गई थी। अमेरिकी मिशन की तरफ से सुरक्षा अलर्ट में कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को इस अवधि के दौरान होटल और इसके आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचने का अनुरोध किया जाता है। 10 सितंबर की एडवाइजरी में खैबर पख्तूनख्वा को यात्रा न करें श्रेणी में स्तर 4 पर सूचीबद्ध किया गया है। यह अलर्ट जारी करने के बावजूद भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके मंत्रालय का सर शर्म से नहीं झुका है। आज भी वो सर उठाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी, जबकि अमेरिका जैसा देश भी कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान आतंकिस्तान तो है ही, भिखारिस्तान भी है, लेकिन अब बेशर्मिस्तान भी बन चुका है।
साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारतीय अमेरिकी सांसद की मांग, अमेरिका में पाकिस्तानी अधिकारियों के प्रवेश पर तुरंत लगे बैन, संपत्ति हो जब्त। जी हां, पाकिस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्याओं को छुपाने के कथित प्रयास की खबरों के बाद एक भारतीय अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की है। पीटीआई के इस प्रोटेस्ट में अब तक कथित तौर पर 4 लोग मारे गए हैं तथा 50 लोग घायल हुए हैं। भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने कहा कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर के प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की कथित हत्याओं को छुपाने के प्रयास की खबरों से मैं स्तब्ध हूँ, स्टन हूँ। उन्होंने कहा, अमेरिका को पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त कर देनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग एक जीवंत लोकतंत्र की हकदार हैं, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। जी हाँ, ऐसे में भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने जो ये रिक्वेस्ट की है दोस्तों और मांग की है, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में बिल्कुल सही मांग की गई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, ट्रूडो सरकार का यू टर्न, शरणार्थी नियम सख्त करेगा कनाडा, पंजाब के गैंगस्टर आतंकी होंगे निशाने पर। जी हां, कनाडा के शरणार्थी नीति में सख्त बदलाव की तैयारी शुरू कर दी। आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने हाल ही में घोषणा की है कि देश की शरणार्थी प्रणाली में सुधार के लिए नए उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शरणार्थी दावों की समीक्षा प्रक्रिया को तेज करना और इसे और प्रभावी बनाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब कनाडा पर पंजाब के गैंगस्टर और आतंकियों को शरण देकर भारत के साथ अपने संबंध खराब करने के आरोप लग रहे हैं। कनाडा ने लंबे समय से पंजाब के 29 खालिस्तानी समर्थकों और कई नामी गैंगस्टर्स को शरण दी है। इन शरणार्थियों ने दावा किया कि उन्हें भारत में खतरा है, लेकिन इनकी मौजूदगी ने कनाडा के अंदरूनी हालात को भी खराब किया है। खालिस्तान समर्थक, आतंकी और अपराधी जैसे सतिंदर जीत सिंह, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, गुरजंट सिंह पन्नू और भगत सिंह बराड़ वर्षों से कनाडा में शरण लिए हुए हैं और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो वहीं आपको बता दें, एक ऐसी खबर जो वाकई में सबको चौंका देगी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वालों को। दोस्तों, पीएम मोदी को मारने की थी साजिश, कॉलर ने बड़ा दावा किया, हथियार भी थे तैयार, पुलिस हुई अलर्ट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश से जुड़े एक फोन कॉल की जांच जारी है। खबर है कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश की बात कही गई थी। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस ने एक महिला को भी हिरासत में ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन आया था जिसमें कॉलर ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया था। कॉलर का दावा है कि पीएम मोदी को मारने का प्लान तैयार था और हथियार भी तैयार थे। खबर है कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है और कॉलर को ट्रेस कर रही है। इस संबंध में पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया वो पारिवारिक कारणों के चलते परेशान नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, लेकिन कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ बता दें, चीन ने पाकिस्तान पर अपने नागरिकों की सुरक्षा का बढ़ाया दबाव। दोनों देशों ने भारत की क्षेत्रीय भूमिका मुद्दे पर भी की बात। जी हां, हाल के दिनों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों के बीच पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों ने आतंकवाद से निपटने और सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा की। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी के उपाध्यक्ष और शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल झांग युक्सिया ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा किया। बुधवार को जनरल झांग की मुलाकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से हुई। इस आमने सामने बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर अब नहीं रहा चीन को कतई भी भरोसा, इसीलिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं चीनी सेना प्रमुख और अब संयुक्त सैन्य कार्रवाई करने की बना रहे हैं प्लानिंग। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजिंग को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब चीन पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका चाहता है। लेकिन मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग एक दूसरे की संप्रभुता के प्रति आपसी सम्मान पर आधारित है। तो वहीं आपको बता दें, दुश्मन के बंकरों तक पलक झपकते ही पहुंच सकेगी भारतीय सेना। नई तकनीक से लैस है ये ड्रोन। दोस्तों, भारतीय सेना को दुश्मन से निपटने के लिए अनमैन्ड इलेक्ट्रिक साबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन मिले हैं। ये ड्रोन पलक झपकते ही कठिनाई वाले और हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बनी पोस्ट बंकर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। साथ ही ये ड्रोन जवानों की तैनाती की कठिन से कठिन लोकेशन पर भी जा सकेंगे। आपदा एवं राहत कार्यों में भी ये ड्रोन आर्मी की मदद करेगा। इससे सेना के लॉजिस्टिक ऑपरेशन बढ़ेंगे और मैन पावर में भी बचत होगी। ड्रोन की मदद से कम समय में आसानी से खतरों की पहचान की जा सकेगी। कौन सी जगह सेना के लिए सुरक्षित हो सकेगी, इससे भी ड्रोन की मदद से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों। तो वहीं आपको अंतिम खबर बता दें, जहां पर दिल्ली के प्रशांत विहार में मिठाई की दुकान के पास एक स्कूटर में हुआ बड़ा धमाका। सफेद पाउडर जैसी चीजें मिली हैं। बता दें,
देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में एक पार्क की दीवार के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इलाके में धमाके की तेज आवाज सुनी गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 11:48 पर पुलिस को प्रशांत विहार इलाके से विस्फोट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बंसी वाला स्वीट्स के पास एक धमाके की कॉल पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर जांच के लिए एनएसडी कमांडो, फोरेंसिक टीम व अन्य कई सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं। प्रशांत विहार इलाके के बी ब्लॉक स्थित एक पार्क की दीवार के पास ये जोरदार धमाका हुआ। जांच चल रही है दोस्तों, देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।